नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से डेली न्यूज़ एनालिसिस में। आज थोड़ी सी देरी हो गई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि खेलो इंडिया जो गेम्स है उसी के तर्ज पे वुमेन्स नेशनल वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वुमेन नेशनल रैंकिंग आर्चरी का आयोजन जयपुर पे किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात। दूसरी बात, ये इसका फोर्थ एडिशन है, फोर्थ संस्करण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी हम खेलो इंडिया गेम्स के बारे में भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लें जो आर्चरी है, वुमेन्स रैंकिंग आर्चरी, इसका उद्घाटन बीडी कल्ला, एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, शिक्षा मंत्री, साथ ही अशोक चावला, खेल राज्य मंत्री, इन्होंने किया। थोड़ी सी हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, एक तो यूथ गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स के तहत अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। उसमें मुख्य रूप से तीन कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली कैटेगरी है वो यूथ गेम्स, दूसरा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और तीसरा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो पता ही होनी चाहिए आपको। तो मैं आपको यहाँ पे जो पहला है वो ये यूथ गेम्स। यूथ गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2018 में इनकी शुरुआत हुई थी, और इन्हें 2018 में हम स्कूल गेम्स कहते थे, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जानते थे। लेकिन 2019 में जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस कार्य के साथ जुड़ गया, तो इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो भारत की युवा है, जो युवा प्रतिभा है, उनको मंच प्रदान करना है। उनको मंच प्रदान करना है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। तो एक मौका मिलना चाहिए, वो मौका प्रदान करने का काम करता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया गेम्स। तो उसमें से जो पहला इवेंट पढ़ रहे हैं हम वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2018 में स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। तब इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। लेकिन जब 2019 की बात आई तो वहां पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसके साथ जुड़ गया और इसका नाम चेंज हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा जाने लगा। की बात समझ में आई आपको? और फिर जब फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ, आपको यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2019 में। और ये कहां हुआ? तो पुणे में हुआ। एक तो आप पहला याद रखिए और एक आप लेटेस्ट याद रखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019, उससे पहले इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था 18 में। ठीक है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जुड़ गया इसके साथ, फिर ये नाम चेंज हो गया इसका। और फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे में हुए हैं। और लेटेस्ट कहाँ हुए? लेटेस्ट जो हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो है इसका पांचवा संस्करण एमपी में हुआ ये। और राजस्थान की इसमें रैंकिंग रही चौथी, ये हमने पढ़ लिया, बार बार पढ़ा। राजस्थान की रैंक आई चौथी, पहली रैंक आई है महाराष्ट्र की। ठीक है। और इसमें राजस्थान ने 48 पदक जीते हैं। 48 पदक की बात करें तो इसमें 19 तो गोल्ड है, 10 सिल्वर है, और 19 ब्रॉन्ज है। 19 10 19 याद रखेंगे। वही मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करूं, अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करूं तो ये फर्स्ट हुआ था कटक में 2020 में। और 2023 जो इसका जो होने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, वो कहाँ होने वाला? यूपी में होने वाला है। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही हम बात करें खेलो इंडिया जो विंटर्स गेम है, उनका आयोजन जो फर्स्ट बार हुआ था वो लेह लद्दाख में हुआ था। और थर्ड एडिशन जो भी था लेटेस्ट, वो गुलबर्ग कश्मीर में हुआ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो विंटर गेम्स विंटर वाले जोन में ही होंगे, तो वो ऊपर की तरफ ही होंगे, नदन पार्ट में ही। ये भी ध्यान रखना। अब हाल ही में महिला सुरक्षा सखी कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। और ये महिला सुरक्षा सखी कार्यशाला है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महिला जो है उनको सुरक्षा संबंधी जो कानून है, वुमन सेफ्टी के रिलेटेड जो भी कानून बने हुए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए हुए हैं, तो उनके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। अवेयरनेस, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर ये चल रहा है।
ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में बेस मेटल मिला है? तो बेस मेटल के भंडार कहाँ मिले? आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये हाल ही में राजस्थान किस क्षेत्र में बेस मेटल के भंडार मिले हैं? तो दरीबा सीकर में मिले हैं। ध्यान रखेंगे, बेस मेटल के भंडार दरीबा सीकर में मिले हैं। बेस मेटल होता क्या है? तो बेस मेटल मतलब आप जनरली इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो बेस मेटल होता है वो रिलेटिवली इन मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती है, एक्सपेंसिव नहीं होता, वो एक्सपेंसिव होता है। जैसे दो कैटेगरी बना दे, तो लोहा थोड़ी एक्सपेंसिव है, सोना एक्सपेंसिव है, तो ये जो बेस मेटल कैटेगरी में था लोहा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे बेस मेटल, तो इसमें कॉपर हो गया, आयरन हो गया, हेलियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, ये जो है वो बेस मेटल है और इनका इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज है। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री में आप बोल रहे हो जो बेसिक चीजें बन रही है, वहां की पूंजी जो है अस्थायी पूंजी है वो, ठीक है, मशीनें बन रही है, कल पुर्जे बन रहे हैं, तो वो सारा जो बन रहा है वो बेस मेटल से बन रहा है। इसकी इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। वही हम बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसी के तहत तर्ज पर सिरोही नस्ल के जो बकरे हैं इनका निशुल्क वितरण किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि उच्च स्तरीय नस्लीय पशुधन का विकास करना और हमारी जो एक डाइवर्सिटी है संबंधित, ठीक है, वो बनाए रखना है, और साथ ही हाई लेवल का हमें प्रोडक्शन भी करना है। ठीक है, दूध का भी ज्यादा प्रोडक्शन करना है और मांस का भी अच्छा प्रोडक्शन करना है। दो उद्देश्य के साथ ये काम किया जा रहा है। थोड़ी सी बात करें, ये देखो, राज्य में उच्च नस्लीय पशुधन के लिए अभिनव प्रयास, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तर्ज पर ही सिरोही नस्ल के बकरे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं और उच्च नस्लीय पशुधन उत्पादकता के जरिए पशुपालकों के लिए आय व रोजगार के संसाधन इसका विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। तो वही है कि एक तो आप आय भी सृजित कर रहे हो, ठीक है, एक किसान की, और दो चीजें हैं कि मार्केट में एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से हम देखें तो उपभोक्ता को मांस भी मिल रहा है और दूध भी मिल रहा है। तो दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक तो जो इसको पाल रहा है उसकी तो आय का सोर्स हो गया इधर से, ठीक है, और इनके लिए हो गया कंजप्शन का जरिया। तो दोनों तरफ से डिमांड हो रही है। ये है एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है वो यही है। हम बात करें तो जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है मुख्य रूप से अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और सिरोही के कुछ जिलों में, इन जिलों में चलाया जा रहा है, पहली बात तो। और साथ ही जो ये बकरे हैं, अब ये बकरे की जो ब्रीड है वो एक तो दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से हायर लेवल की नस्ल है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से हायर लेवल की नस्ल है, और साथ ही हम बात करें कि इनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और सूखा सहन करने की क्षमता है वो भी अच्छी है। तो ये जो क्वालिटीज है वो राजस्थान के लिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। तो ये सी नस्लें अगर होगी हमारे पास तो हम क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो जरूर हो जाता है। ये बातें समझनी होगी आपको। और एग्जाम में भी अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहा है और मेंस लिखते हो आप, तो भी आपके लिए चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कंटेंट में लिखना क्या है, एक्चुअल में डिमांड क्या है उसकी। तो वो डिमांड आप ऐसे समझ सकते हो कि करंट में अगर क्वेश्चन आया किसी नस्ल के बारे में, तो नस्ल की जो फीचर्स है वो फीचर्स हम समझ रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी, सूखा सहन करने की क्षमता है, ठीक है, और दूध का प्रोडक्शन अच्छा करता है, मांस अच्छा मिलता है, तो सिरोही नस्ल के बकरे हैं। इनका वितरण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारी भौगोलिक जो स्थिति है वो भी ऐसी है। ये बातें समझनी होगी। ग्लोबल सीएसआर फंड और एक्सीलेंस अवार्ड, ये हाल ही में किसे दिया गया था? मैंने आपको पढ़ाया था और आपको पता भी होना चाहिए। तो पवन अरोड़ा राजस्थान आवासन मंडल को मिला है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एमओयू हुआ है। तो
इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अमृतसर बठिंडा जामनगर ये एक्सप्रेसवे है ना, इसके किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट डेवलप किए जाएंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये सोलर पावर प्लांट का स्टेब्लिशमेंट हो रहा है। ठीक है, साथ ही मैंने आपको ये पिछली न्यूज में पढ़ाया है कि एक ऐप विकसित किया गया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा। फेस रीडिंग ऐप है, ठीक है, और इसमें आधार ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिफिकेशन होगा, अथॉरिटी, ठीक है। तो वो है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था, मैंने आपको पढ़ाया था, राज एसएसपी करके ऐप है। तो जो ओल्ड पेंशनर है उनके लिए वार्षिक आधार पर सत्यापन करवाने के लिए इंपोर्टेंट ऐप है। और इसका जो लॉन्च डेट है वो आप याद रखेंगे 13 फरवरी, 13 फरवरी 2023। ये आप डेट जरूर याद रखिएगा, ये पूछेंगे एग्जाम जरा। वन डे एग्जाम जितना भी आप दे, जो भी बंधु मेरे दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेट्स और फैक्ट्स। और राजस्थान ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। और ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशन के फेस रिकॉग्निशन यानी फेस के रिकॉग्निशन द्वारा आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला राजस्थान का जो ऐप है, एकमात्र राज्य एसएसपी, ये देश में पहला ऐप है और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ये बात पता होनी चाहिए। साथ ही हम बात करें, मैंने आपको ये बढ़ाया, ये भी आपकी ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, राजस्थान ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किशनगढ़ की नेफलिन साइनाइट और ब्यावर ब्यावर पालिका सेंदड़ा ग्रेनाइट, ये जो है मुख्य उद्देश्य क्या है इनका, कि राज्य सरकार जो जियो हेरिटेज है, हमारी जियो हेरिटेज साइट्स है, उनके संरक्षण और संवर्धन को लेकर गंभीर है। अब अवेयर हो गई है वो, और भू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि इन साइट्स का हमें कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन इसीलिए करना है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक्सचेंज, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और साथ ही खतरा है इन पर। तो कभी भी ये खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इनका संरक्षण जरूरी होता है, इसीलिए तो जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित करते थे, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो जाए और उनको एक फंड एलोकेट हो जाए ताकि उनका संरक्षण होता रहे। अदरवाइज क्या होगा, लोग खत्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो अब इसको संरक्षित किया जाएगा ताकि ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि इनका संरक्षण करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि नेफलिन साइनाइट किशनगढ़ में है और सेंगड़ा ग्रेनाइट ब्यावर पाली में, तो ये पता होना चाहिए आपको। साथ ही मैं बात करूं, हाल ही में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो आपको जोधपुर करना है, पाली रोड जोधपुर। तो व्यास मेडिसिटी, आपके अगर एग्जाम पूछे व्यास मेडिसिटी, तो व्यास मेडिसिटी करेंगे आप जोधपुर, ठीक है। और अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है, इसमें क्या होता है, जो सेकंड बर्थ होता है, सेकंड बच्चा होता है, उस समय 6,000 रुपए मिलते हैं। जब महिला गर्भवती होती है ना, उस समय ये मिल जाते हैं 6,000 रुपए, तो ये पता होना चाहिए आपको। और राष्ट्रीय स्तर का इंदिरा गांधी मातृत्व जो पोषण योजना है, इस योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है। यानी इस योजना का हमने जो क्रियान्वयन किया है वो एक बेहतर क्रियान्वयन था, और इसका जो प्रभाव है वो ग्राउंड लेवल पे दिखा है, ये केंद्र ने स्वीकार किया, इसीलिए तो ये अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय स्तर का स्कोच अवार्ड। राजसखी कैफे क्या है, राजसखी कैफे जो है राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, आपने नाम सुना होगा राजीविका के बारे में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी आजीविका क्रिएट करना है, उनको रोजगार प्रदान करना है, ताकि जो एक गांव से शहर की ओर जो पलायन होता है वो पलायन रुक जाए, और गांवों में भी रोजगार सृजन किया जा सके और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उसी के तर्ज पर राजीविका का गठन हुआ, और राजीविका ही
कि जो लोग हैं जो हैंडमेड वस्तु बनाते हैं या कुछ खाने की सामग्री बनाते हैं, यहाँ हम राज सखी की बात कर रहे हैं, तो राज सखी कैफे क्या है? जो महिलाएं हाथ से बनी हुई समोसे होंगे और जो भी फूड होगा उसको प्रोवाइड कराएगी इस कैफे के माध्यम से, राज सखी कैफे। तो राज सखी कैफे का लॉन्च हुआ हाल ही में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राजवीय दत्त बने उत्पाद है उनको एक ही छत के नीचे लाकर बेचना है। महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों की बिक्री से संबंधित है ये। आई होप आज की जो न्यूज़ थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।